हेलो हाय आदाब और सत श्री अकाल। एक बार फिर से आ गया हूं मैं आप लोगों के बीच, आपका अमराज आरजे अभिनव 90.4 मेगाहर्ट्ज कम्युनिटी रेडियो ज्ञानवाणी यानी कि ज्ञान की वाणी पर। आज का दिन खासम खास है, अलग है, और वो अलग इसलिए है क्योंकि आज स्कूल ऑफ लॉ के साथ हम लोगों ने जो सामंजस्य बनाया है और जिस तरह से अब मेल हो रहा है स्कूल ऑफ क्रिएटिव स्टडीज के साथ, मैंने जैसा कि पहले भी कहा था, हम एक नया शो लेकर आ रहे हैं और आज उस शो की लॉन्चिंग का दिन है क्योंकि आज दिन है नो योर राइट्स का। एक नया शो स्कूल ऑफ लॉ की तरफ से जो हर 15 दिन में आपके पास एक बार आएगा, यानी कि महीने में 2 बार, जिसमें वहाँ के स्टूडेंट्स और फैकल्टी हमारे पास रेडियो पर आएंगे, आप लोगों को आपके राइट्स के बारे में बताएंगे, मौलिक अधिकारों के बारे में बताएंगे और उन अधिकारों के बारे में बताएंगे जो आपके पास हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको दिए हैं। अगर आप कहीं भी फंसते हैं या परेशान होते हैं या कोई आपको परेशान करता है या आपका फायदा उठाना चाहता है तो इन राइट्स से आप बच सकते हैं और अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। आज मेरे साथ हैं एडवोकेट प्राची और साथ में हैं प्रतीक, जो कि स्टूडेंट्स हैं और नो योर राइट्स के पहले स्टूडेंट्स भी वही हैं जो आज आए हैं। तो ये लॉन्चिंग शो है, उनके साथ हमारा दोनों का मैं वार्म वेलकम करता हूं। मैम कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग। प्रतीक कैसे हैं? Good morning, sir. Thank you for the warm welcome. It's a privilege to be here today. So today you called us. We are very happy to be here. I am Prachi Dodke, Assistant Professor in D.Y. Patil School of Law. जी, वेरी वार्म वेलकम मैम। प्रतीक आपका भी। मैम सबसे पहले आपसे यही एक सवाल पूछता हूँ, काइंडली पुट सम लाइट ऑन द मोस्ट इम्पोर्टेंट राइट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। See, before we start with our rights, it is very important to know that our rights have been given by our Constitution, Yes. Constitution of India. So our Perfectly Constitution of India has 395 articles and other provisions which are divided into 22 parts and 12 schedules. Notably, it is the world's lengthiest constitution. So our fundamental rights are basically the basic human rights which have been given to every citizen of India, and these rights are equal to everybody. Nobody is discriminated on the grounds of race, religion, gender, and so on. So now I would like to focus that fundamental rights basically are fundamental because there are two reasons. One is they are enshrined by the Constitution itself. The second and the most important is these are enforceable by the courts. What does this mean? It is that if these rights are violated in any manner, in such cases the person can go and approach the court and get his relief done from the court of law. ओके, ग्रेट, नाइसली एक्सप्लेन मैम, थैंक यू सो मच। और इसके बाद मेरा एक और सवाल है, बट बिफोर दैट प्रतीक, इफ यू वांट टू ऐड समथिंग सो यू कैन प्लीज फॉर दैट। So thank you so much for welcoming us. So like Article 12 and 13 जो कि जनरल आर्टिकल्स हैं ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सो लाइक इसके अंदर जाने से पहले हमारे जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ सर ने एक लाइन बोली थी, आवर कॉन्स्टिट्यूशन वर्क्स इवन फॉर दोज हु मे नॉट बिलीव इन इट। तो लाइक कॉन्स्टिट्यूशन सबके लिए, लाइक हमारे लिए, आपके लिए नहीं, सबके लिए। लेट्स गो ऑन आर्टिकल 12। तो आर्टिकल 12 हमको क्यों जानना चाहिए? लाइक आर्टिकल 12 इसलिए जानना चाहिए क्योंकि अगर कोई आपका फंडामेंटल राइट वायलेट करता है तो हम उस पे क्या फाइल कर सकते हैं, कहाँ फाइल कर सकते हैं, कब फाइल कर सकते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अगर फंडामेंटल राइट्स आपके वायलेट होते हैं तो आप कोई प्राइवेट इंडिविजुअल को सू नहीं कर सकते, वो गवर्नमेंट को आप सू करेंगे, गवर्नमेंट दैट इज एग्जीक्यूटिव्स और लेजिस्लेचर। ओके, ठीक है। सो आर्टिकल 12 एक जनरल आर्टिकल है, आर्टिकल 12 एंड 13 दोनों। हमको खाली ये जानना होता है कि अगर आपका फंडामेंटल राइट अगर वायलेट हुआ है तो हम आर्टिकल 12 और 13 खाली बेसिक्स पढ़ते हैं। सो आर्टिकल 12 में थोड़े मैंने केस लॉस किए हैं, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास वर्सेस शांताबाई 1954। तो यहाँ पे कोर्ट ने ये जजमेंट दिया था, यूनिवर्सिटी इज नॉट एक्टिंग लाइक एन स्टेट। वो एक स्टेट जैसा काम नहीं कर रहा है, यूनिवर्सिटी का काम है पढ़ा रहा है। तो बेसिकली जब शांताबाई ने एडमिशन के लिए अप्लाई किया था, उसका एडमिशन रिजेक्ट हुआ था, विच वायलेट्स आर्टिकल 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। बट जब वो कोर्ट के पास गई, उसने रिट फाइल किया, कोर्ट ने ये बोला था
कि ये क्या कहते हैं केस आपका फंडामेंटल राइट तो वायलेट कर रहा है, हाँ। बट यूनिवर्सिटी इज नॉट अ स्टेट. Oh, यूनिवर्सिटी इज अ प्राइवेट इंडिविजुअल. फॉर इंस्टेंस डीवाई पाटिल स्कूल ऑफ लॉ या डीवाई पाटिल यूनिवर्सिटी एक प्राइवेट इंडिविजुअल है, करेक्ट. सो ये एक जजमेंट ऐसा आया था कि यूनिवर्सिटी, हाँ बेसिकली ये था एक को. सो गवर्नमेंट, बाय द वे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया होगा आपके दिमाग में, तो जुडिशरी क्या है? जुडिशरी स्टेट है कि स्टेट नहीं है? ठीक है, तो जुडिशरी पे हम आते हैं. जुडिशरी अगर जब काम कर रही है जजमेंट देना, जजमेंट जब देने की कोशिश दे रही है, हाँ. तो वो एज अ स्टेट नहीं है. बट जब जुडिशरी, बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल है, जब बहुत अलग अलग इस पे डेफिनेशन है, बट जब जुडिशरी ऐसा एक्ट कर रही है कि वो एग्जाम कंडक्ट करा रही है, जो जुडिशरी एग्जाम्स होते हैं, पीसीएस जुडिशरी वगैरह, तो वो एज अ स्टेट काम कर रही है. फॉर इंस्टेंस कभी कभी पहले होता होगा, अभी भी होता होगा कि जुडिशरी में घूस हो गई या कोई भी एग्जाम में घूस दे के लाइक भर्ती हो गई, करप्शन, हाँ एग्जैक्टली. तो इस वजह से वो स्टेट के तरीके से एक्ट करती है व्हेन इट कम्स टू एग्जामिनेशन. एक ये एग्जाम्पल था. सो आर्टिकल 12 इतना सही है, जस्ट टू अंडरस्टैंड बेसिक्स. सो मूविंग ऑन, आर्टिकल 13 लॉ है. फॉर इंस्टेंस एक प्रोविजन है, ठीक है, जो आपके फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करते हैं. ठीक है, फॉर इंस्टेंस मेरे फंडामेंटल राइट्स हैं कि मैं जाके कोई भी कॉलेज में पढ़ सकता हूँ, हाँ, शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार है. बट मुझे कोई यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी एडमिशन नहीं दे रही है जस्ट बिकॉज ऑफ माई जेंडर, कास्ट और रिलीजन वगैरह के नाते. तो वो आपका फंडामेंटल राइट क्या कहते हैं वायलेट कर रही है. बट व्हेन इट कम्स टू प्राइवेट यूनिवर्सिटी, तो अब उनका डिस्क्रिशन होता है कि वो लेना है कि नहीं लेना है. ठीक है. सो जैसे कि कुछ जो लॉज प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज थे, पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ थे. सो हम इसमें दो डॉक्ट्रिन पढ़ेंगे, डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी एंड डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स. सो आप पहला वाला आता है डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी. तो वो क्या है? जैसे वर्ड हम पढ़ रहे हैं, तो टू सेवर इट आउट, काट देना. अभी एक कोई स्टैच्यूट है, फॉर इंस्टेंस एक कुछ भी स्टैच्यूट है, उस स्टैच्यूट पूरा आपका फंडामेंटल राइट नहीं ये वायलेट कर रहा है, एक पर्टिकुलर सेक्शन, आर्टिकल सेक्शन है वो वायलेट कर रहा है. तो वो सेक्शन को सिवर इट आउट कर देते हैं. ठीक है. एक इम्पोर्टेंट केस लॉ, A.K. Gopala वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास. Section 14 of Preventive Detection Act was in unconstitutional. It was directly violating fundamental right. So Section 14 को sever it out कर दिया था, निकाल दिया गया था. So doctrine of eclipse पे आते हैं. Eclipse to hide something. ठीक है. So जो कुछ पर्टिकुलर सेक्शन या कुछ भी चीज जो कॉन्स्टिट्यूशनल के साथ कंसिस्टेंट नहीं है और आपका फंडामेंटल राइट वायलेट कर रही है, हाँ. तो वो एक एब इनिशियो करके चीज होता है. ठीक है, जो पहले से वॉइड एब इनिशियो, जो पहले से आपका कुछ क्या कहते हैं, लाइक फ्रॉम द बिगनिंग आपको कुछ वायलेट करता है. हाँ. एक ठीक है, एक वॉइड होता है. वॉइड मतलब अब वॉइड हुआ. ठीक है, तो ये बेसिक्स है. तो अगर कुछ आपका लॉ है जो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल एरा के है, अगर वो आपका क्या कहते हैं ये होता है, कुछ फंडामेंटल राइट्स को आपको ये करता है, वायलेट करता है, तो क्या कहते हैं, जब तब जाके उसके बारे में हम मतलब पड़ताल करते हैं या उस पर रोक लगा सकते हैं या इसके लिए कोर्ट में जा सकते हैं. हाँ, जो याचिका दे सकते हैं, जो कि और वो एक थोड़े टाइम के लिए एक्लिप्स हो जाता है. अच्छा, ठीक है. बट वो एनफोर्सेबल बाय लॉ रहता है. तो ये था स्पेशली 12 और 13 आर्टिकल 12 एंड 13 के बारे में. अब 14 to 18 के बारे में मैम बताएंगी. और अगला सवाल मैं मैम से पूछता हूँ और इसके बारे में हम लोग जानते हैं आगे के और क्या क्या राइट्स है हमारे पास. ओके, कैन यू टेल अस ऑन हाउ टू प्रोटेक्ट आवर राइट? यस प्राची मैम. Yes, sir. So our right to equality is enshrined in under our Indian Constitution,
from Article 14 to 18. Oh, Okay, yes. so all everybody is treated equally before the eyes of law. If any violation, so you can approach the court. So now your question is how can a person protect his right? The very first important thing is he should know what are his rights. Especially, So yes. everybody should get themselves educated कि उनका rights क्या है, जानना चाहिए उनको. Then next is कि अगर उनको लगता है कि if there is any violation of any right, in such cases if it is an organization, so the concerned person, aggrieved person, in the law term we say, that aggrieved person can approach the HR team and he can give all the details of his complaint, the time, place, and what was the action that was all the details about his case, and so the HR team he can approach and the HR team will take all the necessary actions. Second, if it is a government body, that he can make an RTI application also under the RTI Act, and then the person can get relevant information about it from the RTI Act. It is a very useful and informative tool which everybody can use, easily accessible. Definitely. Okay, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है मैम कि व्हाट आर द रेमेडीज अवेलेबल फॉर ब्रीच ऑफ राइट टू इक्वलिटी. लेकिन इससे पहले बस मैं आपसे एक ही चीज जानना चाह रहा हूँ, और वो ये है कि स्पेशली आपने देखा होगा, अभी भी हम प्रिंट पेपर्स में स्पेशली न्यूज़पेपर में पढ़ रहे होते हैं कि भाई इसके साथ ऐसा कुछ हुआ गलत, और कई बार हमारे बाकायदा गवर्नमेंट के अधिकारी ही ऑफिशियल्स ही ऐसा करते हैं, पुलिस की तरफ से भी कई बार जातियाँ होती हैं. तो लोगों के पास स्पेशली इसको खत्म करने के लिए सबसे जरूरी बात है जो आपने बताया था कि भाई राइट्स के बारे में पता होना चाहिए. अब सबको तो पता नहीं होता, सबने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा नहीं होता, तो ये क्या वजह है कि मतलब क्यों नहीं पता होता? स्पेशली एक तो ये है कि भाई वो पढ़ते नहीं है, ये तो सीधा सीधा आंसर हुआ. तो क्या वो खुद भी नहीं जानना चाहते हैं लोग? मतलब इतना अज्ञान भरा हुआ है, व्हाट इज द रीजन? ये स्कूल में हम बताते हैं, मतलब एक बेसिक तो हम बताते हैं, स्पेशली अगर हम सोशल साइंस में पढ़ा रहे होते हैं तो सिविक्स के साथ जो बता रहे होते हैं, तो इसका मेन रीजन क्या है? क्या स्कूलों में अभी इसकी शुरुआत नहीं हुई है या ऐसा कुछ? सर मेरे हिसाब से ऐसा है, आई फील सो कि स्टूडेंट्स आर नॉट दैट व्हाट टू से इतना प्रैक्टिकल, मतलब दे आर वेरी नेग्लिजेंट. सो उनको इतना मतलब सो आई फील कि हम जब भी पढ़ते हैं, सो आवर स्टडीज आर ओनली एग्जाम ओरिएंटेड. Our studies are only exam oriented, so we are not that bothered कि हम ज़्यादा extra knowledge लेने की कोशिश करें. Other thing is कि unless and until we are trapped in any situation, फिर हम जाते हैं Google पे. So we don't approach a relevant person to get our problem solved. So हम Google, then again Google gives us some misconceptions, some wrong suggestions. So again ये सारी टेक्निकल चीजें जो मेरे हिसाब से गलत है, इसके वजह से वी आर लैगिंग. ओके, यस, नाइसली एक्सप्लेन मैम. और जो सवाल था मेरा अगेन वही है कि व्हाट आर द रेमेडीज अवेलेबल फॉर ब्रीच ऑफ राइट टू इक्वलिटी. सो जैसे मैंने पहले ही कहा था कि if any right is violated, any person can go and approach the court of law. Oh yes. So first is he can go and file a writ petition in the High Court or in the Supreme Court, and the court can decide his matter. Again, we have another remedy, or he can file a civil suit and get damages or compensation. He can claim for damages and compensation from the court. Then again one remedy is कि अगर if violation of a right is at large means lot of people are being affected by this violation. In such cases, the person can approach the court via PIL, that is public interest litigation. So they can file a matter in the court and they can get their they can seek their remedies. Also, if they can also approach the National Human Rights Commission, and they can file a case and get a remedy for them over there as well. So there is that. This is also one more important remedy where they can go. Again, जैसे मैंने पहले ही बोला था, अगर कोई एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है, जैसे कि किसी वर्क प्लेस पे होता है, तो वहाँ पे दे कैन जस्ट अप्रोच द HR and they can inform whatever violation has happened. They can give the proper details of the case, and they can get the relief
then they can get the relief from that appropriate authority, जैसे कि HR डिपार्टमेंट हो गया and so on. Okay, वो अगर उसी level वहाँ पर ही से मतलब हाँ solve हो उसी जाएगा। लेवल पे, and अगर वहाँ से नहीं होता है then our courts are anyways available always Okay. to provide relief. Then again जैसे मैंने पहले ही बोला कि हमारे पास statutory bodies है काफ़ी सारे. So now these are like National Commission for Scheduled Caste and Scheduled Tribes, National Commission for Women and National Commission for Minorities, where any specific instances regarding to the caste and community, they can approach these statutory bodies and get their reliefs from there. So on, and the most important thing is all of us shouldn't be exam oriented. We should try to grasp as much knowledge as we In can our area. and be more vigilant in our day-to-day activities. Get in a good way, especially in the very witty and the indirect way. You have told your talk especially. Okay. And you also mentioned the Right to Information Act. Yes. मैम ने इसके बारे में बताया, revising legislation and educating and creating awareness definitely, जो कि आपने मैम ने बताया, इसमें ऐड कर दिया कि आप सिर्फ उसके लिए ना पढ़ें, क्योंकि अगर आपके कोर्स के लिए एग्जाम के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन करने के लिए पढ़ें. एक और मैम एक जो बर्निंग क्वेश्चन है इस वक्त जो चल रहा है, और मैं इन दिनों सबसे पूछता हूँ बिकॉज इशू ही इतना बर्निंग है और अब सबसे ज़्यादा हर फील्ड में हर जगह पर उतना प्रभावित कर रहा है लोगों को और साथ साथ जॉब्स को, वो ये कि द इमरजेंस एंड बूम ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. सो इट इज द प्लीज टेल मी अबाउट द प्रोज एंड कॉन्स ऑल्सो विद द रिलेशन इन द फील्ड ऑफ लॉ और स्पेशली द जुडिशरी और लॉ. Artificial intelligence with the increase in the use of internet in our day-to-day lives and artificial intelligence all over, I feel it is, what to say, we have to be more ready for more such matters, because any lacuna anywhere from any, so there are chances of any crimes coming from there. Yes. So it is very difficult and for our what to say laws available. laws Law. to what to say cover each and every part. Oh, yes. Again, when it comes to academics, I will always say artificial intelligence is though it is a good point, but of course there is con also, because I've seen ChatGPT. Nowadays, and they are using the Yes, ChatGPT. ChatGPT is being used, and I have come through so many instances where the students have come up with wrong information from ChatGPT. So we again have to be very vigilant in careful with that. be very careful that whatever content if we are using from them, we have to recheck whether it is correct or not, because ChatGPT may give only an overall view. What our books are having in depth knowledge, वो तो हम books में ही मिलेगा. क्योंकि अभी सारी की सारी बुक्स अभी तक भी तो नहीं है ना चैट जी, जीपीटी, और जी, उसमें जी. तो इतना लंबा वक्त लग सकता है. जी, तो हमें सिर्फ चैट जीपीटी पे रिलाई ना करके वी शुड आल्सो रिलाई ऑन आवर बुक्स. Old school method, And I Old think school, yes. our Now student will Pratik also will definitely enlighten being a student. Pratik, what do you say? I mean, what are the pros and cons of especially artificial intelligence? So let's understand AI क्या है पहले. AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ठीक है, हाँ. एक वो इंटरनेट अब इतना जो क्या कहते हैं इवॉल्विंग जनरेशन है ये वाला नाम दे करेंटली, देते हैं. तो एक AI आ जाता है. अब AI में चैट जीपीटी फॉर एग्जांपल, हाँ. कुछ दिन पहले की बात है, मुझे कुछ एक इंफॉर्मेशन चाहिए था, तो मैंने डाला व्हाट इज PIL फॉर इंस्टेंस, उसने कुछ उल्टा ही मुझे बता दिया. ओके. और मैं वेरीफाई करने गया, हालांकि मैं लॉ स्टूडेंट, आई नो व्हाट इज PIL. ओके. मैं कहीं वेरीफाई करने गया और खुद का जो मुझे नॉलेज है वो चेक किया, तो वो एकदम व्हाट यू से अलग डायरेक्शंस में जा रहा एकदम अलग था, डिस्टिंक्ट था. था हाँ, एकदम अलग था. एंड आई हैव सीन मेनी ऑफ देम चैट जीपीटी से बहुत कुछ करते हैं. इनफैक्ट एक और ग्रामरली करके एक AI है, ओह यस, डेफिनेटली. आपको पता होगा. हाँ. तो उस पे मेरे को मैंने मैसेज डाला कि प्लीज ड्राफ्ट मी मैसेज ऑन दिस फला फला टॉपिक. ओके. प्रॉपर ड्राफ्ट करके दिया, प्रॉपर विद रिगार्ड्स, Good, विद Grammarly माय इतना कर रहा नेम, विद माय नेम, विद रिगार्ड्स, एवरीथिंग, लाइक एवरीथिंग. सो अब शॉर्टकट मेथड है, लाइक आपको चुटकी बजा के काम करना है तो कर लिया, कर लिया. ठीक है. अब ग्रामरली का जो एग्जांपल दिया मैंने,
अब मैं खुद का दिमाग लगाता तो मुझे 10-15 मिनट लगते एक मेल ड्राफ्ट करने में। ग्रामरली एटलीस्ट इन दैट वे इट इज फाइन बिकॉज क्योंकि वो सिर्फ ग्रामर को लेकर सीधे हाँ, उस चंक पर काम करता है उतना अंग्रेजी ही। में। यस और 2 मिनट में मुझे उसने मेल दिया, मैंने और 1 मिनट लगा के मेल कर दिया 3 मिनट में, 3-4 मिनट में, और वही 10 मिनट, तो टाइम बच गया। बट जब बात आती है चैट जीपीटी वगैरह की, यस ये आफ्टर ऑल आपका जो डेटा और सर्वर्स पे अवेलेबल है ना, फॉर इंस्टेंस कुछ पीआईएल से रिलेटेड ही कुछ है, तो लीगल सर्विसेज पे जाएगा, ब्लॉग आईपी एड्रेस पे जाएगा और सारे वेबसाइट पे जाएगा, कंटेंट उठाएगा और आपको कंटेंट दे देगा, ठीक है, मर्ज करके अपने हिसाब से। बट जो वो कंटेंट होता है ना, वो रिलायबल नहीं होता, ठीक है। क्योंकि अलग अलग साइट्स पर अलग अलग कंटेंट भी तो हाँ, होगा, कोई वेरीफाई तो कर नहीं कर नहीं रहा। रहा। और एक एग्जांपल लेते हैं, लेट्स कंपेयर इट विद विकिपीडिया। अब आपको पता है विकिपीडिया आप एडिट कर सकते हो एज अ नॉर्मल इंडिविजुअल भी, तो वो कभी जब विकिपीडिया से उठाता है तो वो 110% आई एम डैम श्योर कि वो गलत ही रहता है डेटा। एंड एआई पे अभी करेंटली कोई रेगुलेशंस नहीं है, जो स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस कहते हैं, ठीक है। अभी कुछ दिन पहले एक ऑर्डर पास हुआ था, एआई का जो कंटेंट होता है ना, वो किसी का ये नहीं हो सकता, लाइक किसी का आईपीआर नहीं हो सकता, दे कैन नॉट क्लेम कि ये मेरा डेटा है, मतलब मेरा कंटेंट है। इसी को लेकर स्पेशली अभी बात भी चल रही थी, क्योंकि क्रिएटिव फील्ड में अगर आप हैं तो क्रिएटिव राइट्स के ऊपर यही बात चल रही थी। इवन दो सम सेलिब्रिटीज और राइटर्स ने अभी ये कहा है, और ये यूएस में पहले हुआ है, तो उन लोगों ने स्पेशली विरोध किया है, काफी सारी संस्थाओं के राइटर्स ने आके, कि अगर ऐसा हुआ तो हमारी जितनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज हैं हाँ, वो चली जाएगी चैट जीपीटी पर, और हम क्लेम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि चैट जीपीटी पर आप क्लेम नहीं कर पाओगे, और उन्होंने बकायदा आप ही की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को चुरा लिया और डाल दिया। बोलते हैं ना, एक इंटरनेट पे एक कीड़ा होता है, वो जाके सब डेटा उठाया और उठा के आपको दे दिया 1 मिनट के 2 मिनट के स्पैन ऑफ टाइम पे। तो बट चैट जीपीटी ही नहीं, बहुत सारे एआई है, जैसे कि एक एआई नहीं, बहुत कुछ है। अब आप कभी अगर कोई भी एक ऐप खोलेंगे अपने फोन पे, उसके सेटिंग्स में जाएंगे तो आपने जो जो उसको ये दिए रहते हैं ना, क्या कहते हैं, क्या स्पेशली अगर आप सर्च कर रहे होते हो तो आपने स्पेशली जो जो कमेंट्स दी होती है, हाँ, वो comments, रिकॉर्ड करके रखता है हाँ, कमांड्स को, और आपने जो जो आपने उसको ये दिया है, क्या बोलते हैं उसको, जैसे क्वेश्चंस और इंस्ट्रक्शंस बोलते हैं ना, मैंने परमिशन जो आपने, आप कभी आप अपने ऐप के इन्फो में जाके देखना आपने कौन से कैसे कैसे ऐप्स को परमिशंस दे रखा है। तो एक फॉर इंस्टेंस ट्रू कॉलर सबको पता होगा, वो तो एक इनडायरेक्टली डेटा ही चुराता है ना। अभी मेरा नाम प्रतीक है, ठीक है, मैम का नाम प्राची मैम है, और ऐसे लोग का क्या होता है, मैंने अभी प्रतीक नाम सेव किया अपना और 10 लोग ने प्रतीक किया, तो आप अगर मेरा नंबर ट्रू कॉलर पर सर्च करोगे ना तो प्रतीक दिखेगा। अभी मेरा नाम किसी ने स्टूडेंट डीवाई पाटिल सेव किया, तो अगर 10 जन ने किया ना तो ट्रू कॉलर पे स्टूडेंट डीवाई पाटिल दिखेगा, ना कि प्रतीक दिखेगा। So I would like to sum up. Yeah, please. I would like to sum up to what he is saying. He's trying to say is, what I would like to add is कि जैसे मशीन्स आए थे तो मशीन्स ने हमारा एम्प्लॉयमेंट खा लिया था, तो अभी एआई आया है, तो एआई इज गोइंग टू ईट अप इंटेलेक्चुअल, बिकॉज अगर इंटेलेक्चुअल एबिलिटी, यू नो व्हाई, बिकॉज चैट जीपीटी जो बना रहा है उसी के लिए अगर मैं मैं बनाने आई पर्सनली डू नॉट यूज, बट अगर मैं वही चैट जीपीटी से नहीं बना के मैं 10 बुक्स आई रीड एंड देन आई ड्राफ्ट माय ओन थिंग। बट यहाँ पे जो हमारे न्यू जनरेशन है, यहाँ पे दे विल नॉट अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ बुक्स एंड दे विल rely on all of these artificial intelligent apps. So I feel it is pros तो है, बट मेरे हिसाब से कौन सा क्राइम्स के हिसाब से भी। इसके लिए मुझे बैलेंस के लिए एक ही सही आंसर मिला था, पिछले दिनों मैंने भी फैकल्टी से पूछा था, बट देयर वाज द प्रॉपर वन, शी टोल्ड मी दैट कि हाँ ये अच्छा है, इट वुड बी लाइक दैट, ये ऐसा कुछ होना चाहिए कि आप अपने आप को अगर जितना अपग्रेड कर रहे हैं विद द टेक्नोलॉजी, तो आप चैट जीपीटी को यूज कर सकते हो, लेकिन इन दी एंड लोगों को काम कराने के लिए आप ही की जरूरत पड़ेगी। तो अब आप उस ऐप को यूज करें, स्पेशली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इन योर ओन वे, और उसके बाद देन आगे आप रेमेडीज दे सकते हैं, किस तरह के सॉल्यूशन दे सकते हैं, मोर इम्पोर्टेंटली इन करेक्ट वे। ओह यस, करेक्ट वे, यस डेफिनेटली। तो ये था आज का नो योर राइट्स, और काफी लंबा चला लेकिन काफी ज्यादा अच्छी चर्चा भी हुई। प्राची मैम के साथ थे आज हम लोग, जो कि एडवोकेट प्राची हैं, और साथ में हैं प्रतीक,
तो काफी ज्यादा अच्छी चर्चा हुई, आप लोगों को काफी ज्यादा चीजें जानने को मिली। अगली बार दोबारा आएंगे हम लोग आप लोगों के पास 90.4 मेगाहर्ट्ज कम्युनिटी रेडियो पर नो योर राइट्स लेकर। बने रहिए हम लोगों के साथ। थैंक यू सो मच। थैंक यू। Thank you.